इसलिए उन्होंने सरेंडर कर लिया है। और आपको और हमको ये बताने में कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन बताना उचित है कि भारत फिर एक बार गुलाम हो चुका है। और जब तक ये सरकार, मोदी सरकार चेंज नहीं होती और उसको चेंज नहीं किया जाता, तब तक ये गुलामी का साया हम पर मंडराता रहेगा। और ये इन्होंने इतने इन्फिल्ट्रेट कर दिए हैं अपने लोग, मोसाद, इजराइल, ज़योनिज़्म और सारी चीजों ने, कि हमारे जो पारंपरिक मित्र थे, जैसे कि रशिया था, ईरान थे, इनसे हमने करीब हम तो करीब करीब दुश्मन ही हो गए। अब रूस ने सीधे सीधे पाकिस्तान को बाय रोड आने की, रशिया से आने की अनुमति, यानी रोड बना रहे हैं वो लोग अब वहां पर। तो हमारा कोई मित्र बाय नहीं रहा। बाय मैं एक सेकंड रोकूं। बाय रोड और बाय प्लेन, देखिए दो ऐसी प्लेन सुविधाएं शुरू हुई हैं जिस पर भारत को सोचना चाहिए और बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। बांग्लादेश यानी ढाका से सीधी कराची और मॉस्को से सीधे इस्लामाबाद एयर सर्विस शुरू होने की बात हो रही है। नहीं, एक उसमें एक और एक बात है सर कि हमारा कौन मित्र है, कौन शत्रु है, सोचने वाली बात, ये सारी सोचने वाली बात तो सरकार, जो सरकार भारत की सरकार होती है वो करती है। यहां पर आप समझिए कि मोदी की कुर्सी का दांव टिका हुआ है। मोदी अब दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं और अलग अलग इवेंट्स बनाते हैं। वो इवेंट्स होते हैं एआई का, कोई हमारा एक्चुअली एआई का जो प्रदर्शनी हुए उसमें क्या हुआ वो आपको मालूम है। वो एक्चुअली इवेंट है लोगों को एक्चुअल क्या हो रहा है ये भुलाने के लिए, भुला देने के लिए। तो बात यह है कि वो प्रधानमंत्री की पद का कुर्सी बस पकड़ के रखे हैं। वो असल में गवर्नर जनरल ऑफ इजराइल से एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इजराइल काम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शंस जो है, चुनाव जो है लूट गए हैं हमारे, उसमें भी इनका हाथ है। और जो लगातार निरंतर चुनाव जो हम लोग यानी निष्पक्षता से लड़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी विपक्ष, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसमें भी इनका हाथ है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बस मोदी और उसके साथियों की कुर्सी बची रहे, क्योंकि अगर वो उतरते हैं कुर्सी से तो सीधा जेल जाएंगे। तो इसलिए ये सारी कवायद हो रही है। तो भारत की सामरिक शक्ति, भारत का विजन, भारत की आने वाले 20 साल की दृष्टि, ये सारी चीजें बातों में मोदी जी जो बात करते हैं उसका कोई वास्तव से संबंध नहीं है। जो चीजें आ रही है वो एक एवलांच से कम नहीं है, और पूरा देश को बर्बाद करने के लिए वो हमारे सामने आ चुकी है। इजराइल और नेतन्याहू को बेसिकली सारी दुनिया में एक क्रिमिनल घोषित कर दिया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की उसने एक पार एक्सलेंस कर दी है। तो उसको ये गले लगने जा रहे हैं 25 और 26 को, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए इनके ऊपर और इनके मित्रों के ऊपर सब संकट आते हैं, आपने देखा होगा पहले भी। तो सीधा वो इजराइल चले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ भी यहाँ मैं एक बात बताऊं राजू भाई, आप तो जानते ही हैं, दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि आईसीसी का वारंट है नेतन्याहू के खिलाफ। हालत यह है कि सारे समर्थन के बावजूद यूरोपीय देश उनका स्वागत नहीं करते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों ने उनको मना किया है अपने यहां आने से। नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए भी, मैं तो रेगुलर इजराइल को फॉलो करता हूं, यूरोप के देशों के नेता नहीं आते हैं, लगभग नहीं आते हैं यूरोप के देशों के नेता। और वैसे में एक क्रिमिनल जिसको आईसीसी ने, जिसके खिलाफ वारंट जारी किया है, भारत वहां जा रहा है मिलने के लिए, नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं मिलने के लिए। और दूसरी बात सर ये है कि नेतन्याहू का कल स्पीच आपने देखा ही होगा। वो बड़े हम्म। आत्मविश्वास से अपने लोगों को बोल रहे हैं कि भारत बड़ा देश है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, यानी हमको मोदी बेच चुके हैं। हम हमारा हमारा ओपिनियन जो है वो कोई मायने ही नहीं रखता। तो 1.5 बिलियन के लोग, हम वी आर एनॉर्मस पॉपुलर इन इंडिया। किसने बोला भाई? नेतन्याहू ने गाजा में जो किया उसके बाद पॉपुलैरिटी का सवाल ही नहीं उठता। वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। गाजा भक्तों में जिन भक्तों के बीच टर्रिस्टों में से, पॉपुलर है। भक्तों के हाँ, बीच में पॉपुलर है। भक्तों के जैसे बीच में ट्रम्प वो भी पॉपुलर थे। सर, वो भी मोसाद ने जो प्रोपागेंडा मशीनरी भारत में 2014 से खड़ी की है, आरएसएस और बीजेपी के संगठन के माध्यम से, और उसमें हिंदुस्तानी भी शामिल है, तो उसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी का एक दिखावा बन गया है। वरना ऐसी चीजें करने वाले व्यक्ति, देखिए भारत कभी भी एंटीसेमिटिक नहीं था, ना ही है। हमेशा एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ गांधी जी ने अपना मुद्दा रखा था। लेकिन गांधी जी ने उसके साथ यह भी मुद्दा रखा था कि हम इसराइल को मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि यूरोप और स्पेशली जर्मनी, नाजी जर्मनी का पाप ये पैलेस्तीन क्यों ढोए?
ये गांधी जी का मुद्दा था। गांधी जी ने जो लिखा है एक लाइन में, वो कहा है कि फलस्तीन वैसे ही फलस्तीनियों का है जैसे ब्रिटेन बरतानियों का है। और दूसरी बात सर ये है कि हम इसी बात को लेकर फिलिस्तीन को सबसे मान्यता देने वाला पहला देश बने। आज नॉन स्थिति है, अरब। और हम इस्लाम नहीं था उस टाइम से, यानी 3000 साल से हमारा ईरान के साथ रिश्ता है। छबार पोर्ट हमको खोना पड़ा क्योंकि ये मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए हर चीज हमने खोई है जो हमारे पास बेहतरीन थी, सुंदर थी, आजाद थी और सृजनशील थी। सिर्फ मोदी और उसके, 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए थे, वो पानी में डूब गए। हाँ, और 1.28 मिलियन बिलियन की सोना भी टन, 1.28 मिलियन टन सोना गायब है आरबीआई से। तो वो भी एक अलग ही चीज है। लेकिन अब तो आप पीएम केयर के सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आप ये गुलामी किसी और अन्य देश के थ्रू आ रही है। हमारे देश में अंदरूनी ये मुद्दा होता तो अभी तक सरकार जा चुकी होती। सरकार जा नहीं रही है, इसकी ये वजह है क्योंकि ये अंदरूनी मुद्दा है नहीं, ये बाहर से हम गुलाम हो चुके हैं और मोदी जी ने उनको न्योता दिया है और इसलिए हम गुलाम हुए हैं। और 25 और 26 को हम अपने समझ लीजिए कि जो ताजपोशी तख्तपोशी है, जिन्होंने पेशी जो है उन्होंने जिन्होंने किया है उनको मिलने जा रहे हैं। वो इसराइल से हमारे, देखिए ऐसे रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं थी अभी, क्योंकि इससे हमें सामरिक दृष्टि से ज्यादा सारे सारे के सारे हम आर्ममेंट जो है, आर्म डील्स है वो इसराइल के साथ कर रही है। इसका क्या मतलब है? हम रूस के पुराने दोस्त रहे हैं। रूस एक बहुत बड़ी ताकत है और उनके पास जो जो संसाधन है उसकी तुलना इसराइल से की नहीं जा सकती। तो अब दूसरी बात, दूसरी तरफ से बिल गेट्स जिस तरह से कृषि खाद और ये इसमें जो हमारे जो किसान हैं उनके डेटा की मांग करते जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि मोदी जी दे देंगे क्योंकि वो ही इज अ कॉम्प्रोमाइज। तो वो दे देंगे तो कृषि, हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी जो ओरिजिनल संसाधन है, हमारे बीज है। वंदना शिवाजी ने बहुत पहले से कहा था बिल गेट्स के बारे में, उनकी फिलांथ्रॉफी एक नकाब है, असल में वो बीज का बैंक बना रहे हैं जिससे भारत और अन्य देशों के में जो ओरिजिनल खाद बनता है, ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, वो उसे पूरी उसको नस्ल को वो बर्बाद कर देगा। और बिल गेट्स का आप पूरा चाल चरित्र अब देख ही चुके हैं, जहां जहां गया उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उनके वाइफ जो पूरा यानी एक्स वाइफ जो है मिलिंडा गेट्स, उनका भी आपने इंटरव्यू तो पढ़ा ही, देखा ही होगा। उसके बाद ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि उनको इतना घूमने फिरने की, चंद्रा बाबू ले जा रहे हैं। चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार का नाम इस देश के इतिहास में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि उनकी बैसाखियां लेकर मोदी जी वो 240 को पार कर पाए। तो ये लोगों ने जो कर रहे हैं वो शुद्ध देशद्रोह है और हम गुलाम हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। और अनफॉर्चुनेटली ब्लैक रॉक की हिस्ट्री और रॉथस्चाइल्ड की स्पेशली हिस्ट्री जायोनिज्म से जुड़ी हुई है। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आने जा रहे हैं उसमें मोदी जी कह रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वो हम लोग नहीं, हम नए वर्ल्ड ऑर्डर में गुलाम होने जा रहे हैं। वो तो मोदी जी को अपनी सुख साधन और कपड़े बदलने और उनके तख्त पे बैठने की सुविधा मिल रही है, इसलिए वो अनाप शनाप लिखते जा रहे हैं उनकी उनकी कोटरी और वो। लेकिन ऐसा एक्चुअली भारत के लोगों के साथ हित में कुछ नहीं हो रहा है। और भक्तों का जो मानना है ना कि ये सब ठीक हो रहा है, कुछ ही दिनों में उनको पता चलेगा कि जिस तरह से वो एवलांच आएगा, उसके बाद कोई भक्त, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस, कुछ नहीं बचेगा सर। गुलामी अंतता और प्रथमता और अंतता सबको गुलाम बना देती है। तो देखिए जो संस्थानिक थे, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो महाराजा थे, वैसे मोदी जी जीना चाहते हैं। वो जिए, लेकिन हमें क्यों गुलाम बना रहे हैं भाई? हमारे पूर्वजों ने बहुत हिम्मत से और बहुत मेहनत से लड़ाई लड़ी और आजादी पाई है। उसको अक्षुण्ण रखने के लिए दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दे दी है। तो फिर भी हम फिर से गुलाम होने जा रहे हैं सिर्फ मोदी जी की कुर्सी बचाने के लिए। ये कुछ ठीक नहीं। और उनके साथियों के पैसे, उनके पावर, उनको बचाने, अक्षुण्ण रखने के लिए, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। और भारत एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की आजादी, स्वतंत्रता, संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क लगा है। जो आपने कहा कि वेस्टर्न, अपने सदर्न कमांड में गए हैं अमेरिकन, उन्होंने ट्वीट सर्जियो डालकर गोर। ऐसा, हाँ,
सर्जियो गोर। सर्जियो गोर, जिस तरह से ट्वीट हाँ। डाला उससे पता चलता है कि मैं अपने एक कॉलोनी में जा रहा हूँ, ऐसा यस, कहना जैसे। एग्ज़ैक्टली, पहले पहले एग्ज़ैक्टली। वॉइसरॉय जैसा डाला कर, अगर उस वक़्त ट्विटर होता तो समझ लीजिए लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कर्ज़न ऐसा डालते कि मैं आज वहाँ वो कमांड में गया था, मिलिट्री की देख के वो किया। तो ये सब जो मोदी जी ने खोल दिया है, वो इसलिए खोला है क्योंकि वो सर वो अपने आप को बचाने के लिए वो उन्हें चोक किया गया है। जैसे राहुल गांधी ने कहा एग्ज़ैक्ट सही है, उनको किसी का मैं तरह एक से सवाल लेकर आऊँगा राजू भाई। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जानकारी बहुत कम है। हमारे टीवी चैनलों को आप जानते ही हैं, हमारे अखबारों को भी जानते हैं। एंकर जो आ रहे हैं लगातार, वो सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि सरकार के एकदम गुलाम हैं, इतना ये भी है कि उनको देश-दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जो लिख के दे दिया जाता है, बक देते हैं। रॉथस्चाइल्ड वाला मामला मैं आपको बताऊँ, आपको क्या बताऊँगा, दर्शकों को बताऊँ कि रॉथस्चाइल्ड वो आदमी है, अब तो उसका खानदान है। रॉथस्चाइल्ड वो था, जिसने ये कहा था कि मैंने इज़राइल को बनाया है। फ़लस्तीन की ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देने से लेकर वहाँ बसाना, ज़ायनिज़्म का पूरा करना और रॉथस्चाइल्ड एप्स्टीन के सबसे करीबी लोगों में से था। बिल गेट्स एप्स्टीन के सबसे करीबी लोगों में से था। और एप्स्टीन का मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो लड़कियों के साथ जो कर रहा था वो तो हम जानते ही हैं। वो क्यों कर रहा था? बहुत क्लियर है, अमेरिका में बहुत क्लियर ये बात है कि वो करता था, उनके वीडियोस बनाता था और उन वीडियोस के सहारे ब्लैकमेल करता था नेताओं को। अगर हम लोग अपना टाइम याद करें, मोनिका लेविंस्की वाला जो कांड हुआ था बिल क्लिंटन के साथ, बहुत लोगों का मानना है कि शी वाज आल्सो वर्किंग फॉर एप्स्टीन, शी वाज आल्सो वर्किंग फॉर इज़राइल। तो एप्स्टीन वाज मोसाद जो दुनिया के बड़े नेताओं, बिजनेसमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इज़राइल को देता था और इज़राइल उसके भरोसे लोगों को ब्लैकमेल करता था। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉकस है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल शिकंजा है, जिसमें रॉथस्चाइल्ड जैसे बंदे को देके जिसको जाना ही इसलिए जाता है कि दुनिया भर की जंगें उसने शुरू करवाई, दुनिया भर का उपनिवेशीकरण किया, क्या-क्या नहीं किया, फ़लस्तीन तो बनाया-बनाया। ऐसे आदमी को आप एनएससी में सलाहकार बनाते हैं। क्या दुनिया में, देश में पढ़े-लिखे या फाइनेंस जानने वाले लोगों की कमी हो गई या खत्म हो गया है? इसका मतलब क्या है? ये जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है, अच्छा मुझे ये दिख रहा है कि इस बार बहुत जल्दीबाजी में है। ये चुनाव जिस तरह से 400 पार की उम्मीद थी, हुआ नहीं। 300 पार भी नहीं हुआ। नायडू साहब जैसे नहीं होते और हमारे नीतीश जैसे नहीं होते तो सत्ता में भी नहीं होते। इसलिए इस बार सत्ता में आने के बाद मोदी बहुत जल्दीबाजी में लग रहे हैं फटाफट-फटाफट सब कुछ करने का। ऐसा तो नहीं है कि अंदेशा हो गया है कि बहुत वक़्त नहीं है? नहीं, एक एक बात तो है कि वो उन्हें पता चल गया है। देखिए ट्रम्प साहब ने आप और हम जो बात कर रहे हैं